विश्ववमन शब्द में कौन से समास का उदाहरण है? पातक का विलोम शब्द बताइए। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि लिख अधिकारी ही अधिकारी को रखा है, तो जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है उसे क्या कहते हैं? सावधानी से देना। यहां पर आप देख रहे हो द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। अव्यय भी नहीं है भाई विश्ववमन, और बहुव्रीहि भी नहीं है। जैसे विषपान कहते हैं ना, विष का पान, कि भाई आप जैसे जलपान कर रहे हो, इसी प्रकार आप विष का वमन कर रहे हो, विष को आप शरीर के अंदर ले रहे हो। तो यहां पर आपने देखा ये संबंध तत्पुरुष कारक की, यहां पर बच्चा इस संबंध कारक विभक्ति है, और जहां भी द्वितीय या उत्तर पद प्रधान होता है और बीच में कारक विभक्ति आती है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तो पहले का बिल्कुल सही उत्तर क्या जाएगा? डी आपका बिल्कुल सही है। पहले का सही उत्तर क्या जाएगा? डी आपका बिल्कुल सही है। पातक का विलोम शब्द क्या हो जाता है? देखिए पातक का कुछ जो अर्थ बनेगा वो पापी से बनेगा, पाप से बनेगा, तो इसका विलोम हमेशा क्या होना चाहिए? पुण्य इसका विलोम हो जाएगा। पातक का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पुण्य। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है, इसको याद रखिएगा, अर्धशासकीय पत्र कहा जाता है, अर्धशासकीय। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, तो साहित्यिक रचना होने पर वह क्या बन जाती है? जब बोली के क्षेत्र का विस्तार हो जाता है और साथ साथ उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, तब उसे क्या कहते हैं? देखिए बच्चा बहुत ध्यान पूर्वक, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाई बोली क्या है? तो आप कहोगे भाषा का क्षेत्र रूप। बोली का क्षेत्र यदि विस्तारित हो जाए और साथ साथ उसमें साहित्य की रचना, तो वो विभाषा, और विभाषा के बाद में वो परिनिष्ठित, या याद रखिएगा मानक भाषा का स्तर प्राप्त करती है। तो किसी भी भाषा का विकास 3 चरण में होता है। सबसे पहले बोली, विभाषा, परिनिष्ठित भाषा। अब यहां पर आपको विभाषा ऑप्शन में नहीं दिखेगा, उपभाषा आप ऑप्शन में लगा दोगे, लेकिन एक्चुअल में उपभाषा ये अलग है। उपभाषा क्या है? एक जैसी बोलियां या एक ही स्रोत से उत्पन्न बोलियों के समूह को हम लोग उपभाषा कह देते हैं। तो थोड़ा सा अंतर है, पर चलिए यहां पे ऑप्शन में विभाषा नहीं है तो उपभाषा हो जाएगा, होना विभाषा चाहिए था। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था? अब सभी जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये मुक्त छंद के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापना, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापना की गई थी। इसी मिशन के द्वारा एक पत्रिका हुआ करती थी जिसका नाम था समन्वय पत्रिका। क्या नाम था? समन्वय। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने समन्वय पत्रिका का संपादन किया था। चौथे का उत्तर बी और पांचवें का उत्तर क्या जाता है? डी आपका बिल्कुल सही है। काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सावधानी से आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन क्या पूछा है? काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ आपको सुमिलित करना है। भक्ति ही ज्ञान नहीं कुछ भेदा, हम राज्य लिए मरते हैं, ये उपमान मेले हो गए बतरस लालच लाल की। एक बात बिल्कुल क्लियर है, बतरस लालच लाल की ये सती बिहारी जी की पंक्तियां हैं। किनकी पंक्तियां हैं? कवि बिहारी की पंक्तियां हैं। डी का उत्तर क्या जाएगा? दो आपका बिल्कुल सही है। अब देखो डी का यहां पे 4 है, यहां पे 4 है, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है। केवल एक ऑप्शन से आपको उत्तर आ गया। किसका सही उत्तर क्या जाएगा? सी आपका बिल्कुल सही है। 4 3 1 2 बाकी को मिला लीजिए। भक्ति ज्ञान नहीं कुछ भेदा, ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, ये मैत्री शरणगुप्त जी की। ये उपमान मेले हो गए, ये अज्ञे जी की पंक्तियां हैं। और बतरस लालच लाल की, ये बिहारी जी की। तो 4 3 1 2 ये आपका बिल्कुल सटीक उत्तर है। छठे का उत्तर सी। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला था? प्रथम भारत भारती सम्मान किनको मिला है? अच्छे से याद रखेगा,
ये हिंदी की पहली कवियत्री भी थी जिनको ज्ञानपीठ मिला 1982 में, और इसके बाद में ज्ञानपीठ किसी एक रचना के लिए नहीं मिलता था, जबकि साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। ये लास्ट साल थी जब किसी एक रचना के लिए ज्ञानपीठ मिलता था। इनको प्रथम भारत भारती भी, इनको प्रथम भारत भारती सम्मान मिला। आधुनिक मीरा भी कहते हैं इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। किनकी बात कर रहे हैं? महादेवी वर्मा जी की। तो हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला? तो प्रथम भारत भारती सम्मान किनको मिला है? आप कहोगे सर महादेवी वर्मा जी को। किस रचना के लिए? ज्ञानपीठ इनको यामा के लिए मिला। 8वां, शंकराचार्य जी किस वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? यह साथी पूछा जाता है, और यह पूछा किसमें जाता है? जब आप भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं। और भक्ति आंदोलन पढ़ते क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि आपको हिंदी साहित्य के काल को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल का साहित्य, भक्ति काल का साहित्य, रीतिकाल का साहित्य और आधुनिक काल का साहित्य। तो आपको भक्ति को क्रम से पढ़ना पड़ेगा कि भक्ति आपने कहां से शुरू करी? दक्षिण भारत से। नेनार और जो भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्त थे, वो सारे के सारे वहां से पढ़ते हुए कि संत रामानंद जी उत्तर भारत में लेकर आए, वो पूरा का पूरा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो याद रखिएगा, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। तो एक संत हुए रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी ने ये द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत निम्बार्काचार्य जी ने दिया। द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत निम्बार्काचार्य, द्वैतवाद का सिद्धांत ये मध्वाचार्य जी ने दिया, और आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। आदि शंकराचार्य जी ने कौन सा सिद्धांत? अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है। 7वें का सी, 8वें का ये आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9, गांव के जमींदार का अपमान करके सरजू ने शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा दुस्साहस किया है। तो शेर के मुंह में हाथ डालना, इस कहावत का अर्थ बताइए। कहते ना शेर के मुंह में हाथ डालना, तो उस कहावत का अर्थ बताइए। हीरा बेटे थोड़ा जल्दी उत्तर दे दो, मेरा हीरा थोड़ा जल्दी उत्तर दे दे। गांव के जमींदार का अपमान करके सरजू ने शेर के मुंह में हाथ डाल के अंतड़ी बाहर खींच दी, और जैसे अंतड़ी बाहर को आने को थी, इतने शेर ने मुंह बंद कर लिया सर, और शेर का इधर मुंह बंद हुआ, गड़बड़ हो गई। तो कहने का अर्थ क्या है? मरने की तैयारी, शेर का शिकार, अपने से अधिक ताकतवर से लड़ने का जोखिम उठाना, अपने से अधिक ताकतवर से लड़ने का जोखिम उठाना। 9वें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर। जैसे बसंत ऋतु आई और आपका जो मन है वो मयूर के जैसा, मोर के जैसा नाचा। तो हीरा बेटे मन कैसा नाचा? सर मोर के जैसा नाचा भैया। तो बता दो, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, इसमें अलंकार बताइए, इसमें अलंकार। अब भैया आपके मन को क्या बता दिया? अरे मोर बता दिया, मोर। आपके मन को सीधे सीधे क्या बता दिया? आपका एक तो मन, और मन को सीधे मोर कह दिया। मन को क्या कह दिया? मोर, मयूर। दोनों में कोई अंतर नहीं। उपमेय को सीधा उपमान कह दिया, भेद। तो कहोगे भैया रूपक अलंकार। 9वें का बी, 10वें का सी।